गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा था। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि भाषा की लघुत्तम इकाई अर्थात सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये आप सभी जानते ही होंगे। और शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। सार्थक का मतलब है अर्थवान, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कमल, अनार, पुस्तक, ये सब सार्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई ना कोई एक अर्थ है। अब हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या है? भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होती है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगी, भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। हम अपने मन के भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। और ये भाव और विचार हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? वाक्यों के माध्यम से। और ये वाक्य कैसे बनते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से। यानी सार्थक जो शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उन शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। किसी के भी मन के विचार है या कोई भाव है या मंतव्य, मंतव्य मतलब किसी एक विषय पर अपनी राय देना, और जो भी है वो सब पूर्ण रूप से वो प्रकट करता है वाक्य। सार्थक शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय यानी अर्थ स्पष्ट करता है, वह वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाला पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। पद, यहाँ पद शब्द आया है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया है, रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ये एक वाक्य हुआ। कई सारे शब्दों के साथ मिलकर ये वाक्य बना हुआ है, पद समूह से बना हुआ है। ये किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कर्ता यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कार्य करने वाला। कर्ता यानी कार्य करने वाला, और क्रिया मतलब उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक माने गए हैं। एक तो है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे उद्देश्य कहेंगे। और विधेय किसे कहेंगे? उद्देश्य के बारे में, यानी वो कर्ता के बारे में जो कुछ भी हमारे द्वारा कहा जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विधेय। जैसे उदाहरण है, रोहन किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में रोहन उद्देश्य है और किताब पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया उसके द्वारा हो रही है? किताब पढ़ने की। तो रोहन के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो उद्देश्य है, विधेय है। ठीक है, रोहन उद्देश्य है और उसके द्वारा किताब पढ़ने की जो क्रिया हो रही है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि वह किताब पढ़ रहा है, तो वो विधेय है। वाक्य के भेद देखते हैं हम लोग। वाक्य के दो भेद हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। बच्चों, आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से वाक्य आज मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पाठ्यक्रम में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं।
तो मैं आज उन्हीं को समझा देती हूँ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है, पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा विधिवाचक आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, अगला है इच्छावाचक वाक्य, अगला संदेशवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयादिबोधक वाक्य और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। अब हम इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। विधानवाचक वाक्य, पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हमें मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण है, सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है। सभा ने नेताजी का भाषण सुना। मोहन कल बाजार गया था। ये सब विधानवाचक वाक्य यानी साधारण वाक्य। दूसरा है अर्थ आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। जब बैठ, उसका उदाहरण है, अब बैठकर अपना काम करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है कि तुम अपना काम बैठकर करो। अब अनुमति का देखते दूसरा, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। यहाँ पर अनुमति मांगी जा रही है। अगला उदाहरण उसमें है, शोर मत करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। कठोर बनो परंतु दयालु रहो। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस वाक्य से हमको प्रश्नवाचक शब्द, उस नाम से ही हमको पता है कि इसमें प्रश्न किया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। मैं आज नहीं जाऊंगा, यहाँ न जाने की बात हो रही है, निषेध हो रहा है। छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। इसमें किसी कार्य के न होने की बात हो रही है। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें इच्छा प्रकट होती है या किसी को शुभ कामना दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, कोई सुझाव दिया जाता है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है। भगवान करे सब सकुशल हो, यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है। अगला है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वह आ जाए, यह शंका है, यह संदेह प्रकट कर रहे हैं, उसका आना निश्चित नहीं है, शायद आ जाए। संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, वर्षा होने की बात भी निश्चित नहीं है, शायद हो सकती है वर्षा। शायद हम घूमने जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य। अगला विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छी छी कितनी दुर्गंध है। यहाँ हम अपने मन के भाव, हमारे मन के भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं। जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ये सारे भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जा रहा है।
और अंतिम वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन इनसे कारण, शर्त आदि का भी बोध होता है। अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होंगे, संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यहाँ भी संकेत दिया जा रहा है, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, यहाँ संकेत दिया जा रहा है। तो इन वाक्यों को, इन उदाहरण ये सारे उदाहरण जो है संकेत वाचक वाक्य के हैं।